ये क्या कर रहे हैं आप? कम आबादी वाले इलाके में उस इमारत के सामने गाड़ी रोकते ही हानिया का सांस थम सा गया था। तो मैं बताने वाला हूँ कि अजलान शाह क्या चीज़ है। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी मर्दानगी को आवाज़ देने का। चलो उतरो नीचे। अब तक तुमने सिर्फ प्यार भरा रवैया ही देखा है मेरा। आज पता चलेगा कि लोग मेरे नाम से डरते क्यों हैं। दहाड़ के साथ अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करते ही वो घूम कर दूसरी ओर आया था। हानिया सन्न रह गई। नहीं, खुदा के लिए प्लीज़ मुझे वापस ले चलिए। मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। वो अजलान के सामने गिड़गड़ाई थी, मगर अजलान शाह उसकी किसी बात को सुनने के मूड में नहीं था। आस्तीनों को मोड़ते हुए उसने हानिया को कलाई से पकड़कर बाहर खींचा। हानिया ने घबराकर दाएं बाएं देखा। रात की तन्हाई में पूरी गली सुनसान थी। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। गली के आवारा कुत्तों के अलावा आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद को आता। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। वो रो पड़ने के करीब थी, मगर अजलान शाह ने तो जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। वो जो करने का इरादा रखता था उसे आज कर लेना चाहता था। माथे पर आए बालों को झटकता वो उसे लेकर इमारत में दाखिल हो गया था। पुराने तर्ज की बनी इस इमारत में लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ सीढ़ियाँ थीं। हानिया को पता था अजलान शाह की कई प्रॉपर्टीज़ में शायद इस इमारत का एक फ्लैट भी शामिल था। उसे वहाँ से पकड़कर लगभग घसीटते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसे दूसरी मंजिल तक ले आया था। हानिया ने घबराकर इधर उधर देखा। पूरी इमारत सुनसान लग रही थी। आने वाले लम्हों के ख्याल से ही वो कांप कर रह गई थी। ये शख्स न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसने अजलान की तरफ देखा, जो अब दरवाज़ा खोल कर अंदर जा रहा था। चलो अंदर आ जाओ। हाथ पकड़कर उसने हानिया को खींचकर अंदर फेंका था। उसकी साड़ी का पल्लू दरवाजे के हैंडल में उलझकर तार तार हो गया था। बेख्तियार ही वो दोनों हाथों से अपने आप को ढकती 2 कदम पीछे हटी थी। अजलान की गहरी निगाहें उसे अपने वजूद पर फिसलती हुई महसूस हो रही थीं। नहीं, प्लीज़ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक एक कदम पीछे हटती वो बुरी तरह से रो पड़ी थी, मगर अजलान शर्ट के बटन खोलता रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। अजलान शाह से उसकी नफरत नई नहीं थी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था, और उस दौरे की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बड़ा भाई था। अजलान शाह का पिता तैमूर अली, जिसने अपने छोटे भाई को ज़मीन में हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त हानिया के पिता बेबसी से रो पड़े थे। ऐसा मत करें भाईजान, मेरा कारोबार डूब चुका है। मेरी बेटी अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई, घर का खर्च, बिजली पानी के बिल, ये सब मैं कहाँ से करूँगा। अब्बा जान ने तो ज़मीन मेरे नाम की थी ना, आप मुझे मेरे हक से वंचित नहीं रख सकते। बाप को यूँ रोता और गिड़गिड़ाता देखकर 7 साल की मासूम हानिया को यकायक अपने चाचा से नफरत होने लगी थी, मगर वो गुरूर से सिगार मुंह में दबाए पैर पर पैर रखे बैठे रहे थे। हानिया चुपचाप उस मंजर से हट गई थी। अपने पापा की उंगली छोड़कर वो अपने घर आ गई थी, क्योंकि वो अब अपने पापा को और ज़्यादा रोता देख ही नहीं सकती थी। उसे नहीं पता था चाचा ने क्या जवाब दिया, लेकिन झुके कंधों के साथ बाप को घर लौटते देखकर उसे समझ आ गया था कि चाचा ने हमेशा की तरह गुरूर और पत्थर दिली का ही रवैया दिखाया है। गांव में मौजूद कई एकड़ जमीन पर चाचा ने खुद ही कब्जा कर लिया था। उस रात घर लौटते ही हानिया के पापा चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए थे। खाना भी नहीं खाया था, बस हानिया को अपने पास बुलाया और उसे अपने सीने से लगाकर एक बार फिर से रो पड़े थे। मेरी मासूम बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दे। और हानिया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसू साफ कर दिए थे। पापा, आप मत रोइए, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो ढेर सारे पैसे कमाऊंगी, फिर हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नन्ही सी हानिया को सिर्फ यही पता था कि उसके पापा पैसों की वजह से रो रहे हैं। काफ़ी देर तक वो हानिया को साथ लगाए बैठे रहे, और फिर हानिया की माँ शाजिया बेगम हानिया को अपने साथ ले गई थी और उसे दूसरे कमरे में जाकर सुला दिया। और फिर उसी रात महमूद अली को दिल का जोरदार दौरा पड़ा था। शाजिया बेगम कांप कर रह गई थीं। उन्होंने घबराकर फ़ोन उठाना चाहा और उसी पल हानिया ने फ़ोन उनके हाथ से ले लिया। किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है अम्मा, हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं। अब्बा को अस्पताल मैं खुद लेकर जाऊंगी। शाजिया बेगम ने हैरानी से उस 7 साल की बच्ची की बात को सुना था।
जो अब घर से बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर बाद वो पड़ोस के चाचा हकीम को बुलाकर लाई थी, जिनके पास रिक्शा था। उन्हीं की मदद से महमूद अली को रिक्शे में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें ज़बरदस्त सदमा पहुंचा था और हानिया जानती थी ये सदमा क्या था, अपने सगे रिश्तेदार की बदलती निगाहों का सदमा। कुछ अरसे बाद महमूद साहब ठीक होकर घर तो लौटे, लेकिन जैसे हमेशा के लिए चुप हो गए थे। कारोबार पूरी तरह डूब चुका था। शाजिया बेगम ने घर पर ही सिलाई मशीन रखकर कपड़े सिलना शुरू कर दिए थे। बाप के अस्पताल आने के कई दिन बीत गए थे, मगर चाचा जान ने एक बार भी आकर उनकी खैरियत नहीं पूछी थी। हाँ, अपने बेटे अजलान को खाना पूरी के लिए भेज दिया था। वो कई घंटे शाजिया बेगम के पास बैठा रहा था। हानिया ने नफरत से उस अपने से 10 साल बड़े लड़के को देखा, जो कॉलेज के साफ सुथरे यूनिफॉर्म में बैठा था। सारे ख्वाब पूरे करने की इजाज़त तो सिर्फ इन्हीं लोगों को है। तलखी हानिया के रोम रोम में बस गई थी। वक्त बीतता गया। महमूद अली ने मेहनत करके कुछ दुकानें बना ली थीं, जिनसे उनकी गुजर बसर अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे दिन बीतते चले जा रहे थे और हानिया ने किसी तरह अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो ज़हीन थी, होशियार थी। हर क्लास में उसे स्कॉलरशिप मिल जाता था। वो बाप को तन्हाई में रोते देखती तो चाचा के खिलाफ नफरत उसके एक एक रग में उतर जाती। परिवार में होने वाली दावतों में जब वो उन्हें देखती, सब लोग महंगे कपड़ों में जेवरों से लदे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, तो वो सोचती, मेरे बाप का हक खाकर ये सब कितने खुश हैं। मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। दिन बीतते जा रहे थे और वो 17 साल की हो गई। कॉलेज में एडमिशन का उसका तीसरा दिन था जब वो घर आई। शाजिया बेगम परेशानी से लॉन्च में टहल रही थी। क्या बात है अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अबू की तबीयत तो ठीक है ना? उसने सिर पर ओढ़ी हुई सिया चादर उतार कर सोफे पर रखते हुए पूछा। धूप से आने की वजह से उसका गुलाबी चेहरा तपता हुआ लग रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत ख़राब है। भाभी जान का फ़ोन आया था, उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया है। तुम्हारे बाबा जान भी वहीं गए हुए हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा है, जैसे ही तुम कॉलेज से वापस आओ मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाऊं। माँ की बात सुनते ही हानिया के लबों पर एक जहर में डूबी हुई मुस्कान बिखर गई थी। ओह, चाचा जान को दिल का दौरा क्यों पड़ गया? दिल तो उनके पास है ही नहीं, दिल की बीमारी कहाँ से लगा ली? हानिया की बात पर शाजिया बेगम ने नापसंदगी से उसकी ओर देखा। अरे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हो। वो तुम्हारे चाचा हैं, न जाने किस बात का बैर है तुम्हें उनसे। उन्होंने तो कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। अब चलो जल्दी जाकर कपड़े बदलो, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। माँ की बात पर उसने गुस्से से पैर पटका। अम्मा, मुझे नहीं जाना। कल मेरा एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो रूठे हुए से अंदाज में बुरी आंखों में गुस्सा लिए खड़ी रही, मगर शाजिया बेगम की घूरती नज़र पर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर मुड़ गई थी। कपड़े बदलकर जब वो नीचे आई तो शाजिया बेगम तैयार थी। चलो जल्दी करो, रिक्शे वाला कब से हमारा इंतज़ार कर रहा है। 2 बार तुम्हारे अब्बू का भी फ़ोन आ चुका है। उन्होंने हानिया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाते हुए कहा। वेले बजे की हमदर्दी आ रही है आपको उनसे। इतना पैसा है उनके पास, उन्हें हम जैसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वक्त था तब तो अपने दरवाजे हम पर उन लोगों ने बंद कर दिए थे। मुँह में बड़बड़ाती वो माँ के साथ रिक्शे में जाकर बैठ चुकी थी। रिक्शा शहर के एक बहुत ही महंगे अस्पताल के सामने जाकर रुका तो हानिया की निगाह में वो मंजर घूम गया जब महमूद खानजादा को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अलग अलग वार्ड्स के धक्के खाते फिरते थे और एक एक टेस्ट और दवा के लिए शाजिया बेगम डॉक्टरों की मिन्नतें किया करती थीं। अम्मा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं कॉरिडोर में इंतज़ार करूंगी। उसने एक बार फिर जिद पकड़ ली। शाजिया बेगम ने घूर कर उसे देखा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है हानिया? मैं कह रही हूँ, तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हें बुलाया है। कोई बात तो हो गई होगी ना, जिसके लिए वो इतना जिद कर रहे हैं। अब चुपचाप चलो अंदर। उन्होंने उसे आगे चलने का इशारा किया तो न चाहते हुए भी वो कमरों के नंबर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। माँ के बताए हुए कमरे के सामने पहुंचकर उसने शाजिया बेगम को इशारा किया। अब बस खुद ही अंदर जाएं आप, उसने चिढ़कर कहा और शायद कुछ और भी कहती कि ऐन उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा अंदर से किसी ने खोला था। हानिया ने चौंक कर देखा, सामने अजलान शाह खानजादा खड़ा था। हानिया ने आज उसे लगभग 7 सालों के बाद देखा था। लंबा अरसा हो गया था उसने उनके घर आना ही छोड़ रखा था। निकलता हुआ कद, सियाह आंखें और हमेशा की तरह फोल्ड की हुई आस्तीनें।
वाकई उसकी पर्सनालिटी जादू भरी थी, जो किसी भी लड़की पर जादू कर सकती थी। आइए चाची जान, उसने एक तरफ होकर शाजिया बेगम को अंदर आने का इशारा किया था। एक जरा सी नज़र उठाकर उसने हानिया को देखा और हानिया उसकी नज़र से बुरी तरह बेचैन हुई थी। आ गई मेरी बेटी। न जाने कब उसे आखिरी दफ़ा देखा था। सामने लेटे चाचा जान धीरे से बोल उठे थे, इतनी जल्दी दिल का दौरा ठीक भी हो गया? सारे ड्रामे हैं ये अब्बा जान को बेवकूफ़ बनाने के। हानिया ने आगे बढ़कर उनसे सर पर प्यार लेते हुए अपने बाप को देखा, जो अपने बड़े भाई के बेड के साथ कुर्सी रखे निढाल अंदाज में बैठे थे। आपने इंतज़ार क्यों किया भाईजान? मुझे हुक्म दे देते, मैं हानिया को लेकर हाजिर हो जाता। हानिया बाप की बात पर अंदर तक सुलग उठी। ताईजान भी कमरे में ही मौजूद थीं। उन्होंने भी हानिया के सर पर प्यार दिया। वो गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। डॉक्टर ने कहा है कि माइनर सा दिल का अटैक था। आईसीयू में भाईजान का दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्हें प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। महमूद खानजादा ने शाजिया बेगम को सूचना दी थी। वो भी आगे बढ़कर अब तैमूर अली खानजादा की खैरियत मालूम कर रही थी। सिर्फ हानिया थी जो खामोशी से पीछे खड़ी ऊब भरे अंदाज में दाएं बाएं देख रही थी, और तभी वो बुरी तरह से चौंकी थी। चाचा जान ने उसका नाम लिया था। मैं अपनी सेहत से बहुत डर गया हूँ महमूद। मुझे शर्मिंदगी भी है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। न जाने किसने मेरे कान भर दिए थे। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मुझे लगा कि ये सारी दौलत, सारी ज़मीन मेरी कमाई की हैं और इसीलिए इन पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। बस मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे हिस्से की सारी ज़मीन और जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। चाचा जान की बात पर महमूद खानजादा एकदम आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लेते हैं। मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए भाईजान, मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफ़ी है। मैं अपने घर का निज़ाम बखूबी चला रहा हूँ। बाप के जवाब पर हानिया सर से पाँव तक सुलग उठी थी। इनकार क्यों कर रहे हैं बाबा जान? अच्छा भला मेरा MBBS हो जाएगा इन पैसों से। मन ही मन में सोचते उसने बेचैनी से पहलू बदला था और तभी वो चौंकी। किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई थी उसे। बराबर में खड़े अजलान शाह ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया था और अदनान शाह की गहरी निगाहों से उसका दिल अनजाने डर से धड़कने लगा था। वो जल्दी से रुख फेर कर बैठ गई थी। तुम्हारी बात ठीक है महमूद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के बीच भी ये प्यार परवान चढ़ जाए। मेरी सेहत का कुछ नहीं पता, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँगा। मुझे अपनी की गई गलतियों का अजाला कर लेने दो, मेरी बात मान जाओ। उन्होंने एक दफ़ा फिर महमूद खानजादा के दोनों हाथ पकड़े। पता नहीं अब ये क्या बात कर रहे हैं। हानिया ने ऊब कर दाएं बाएं देखा। महमूद साहब कुछ लम्हों तक सर झुकाए खड़े रहे और फिर बोले, भाईजान मेरी कोई चीज़ आपसे बढ़कर नहीं है। जो आपने कहा मुझे वो कबूल है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप मौलवी साहब को बुला लें, यहीं पर अजलान और हानिया का निकाह हो जाएगा। और हानिया के सर पर जैसे कोई बम फूटा था। उसने फटी फटी निगाहों से अपने बाप को देखा। निकाह? किसका निकाह? बेखुदी में ही उसके लबों से निकला था। सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बिस्तर पर लेटे चाचा जान मुस्कुराए थे। चुप करो हानिया, चलो बाहर। अम्मा जान ने पलटकर उसका हाथ थामा, लेकिन उसने घबराकर कमरे में देखा। सभी लोग शांत थे, जैसे ये बात पहले से ही तय हो चुकी हो। आप लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? और चाचा जान किस निकाह की बात कर रहे थे? बाहर आते ही उसने बेधड़क माँ से सवालात किए थे। उन्होंने जवाब में एक दफ़ा फिर उसे घूर कर देखा। हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता हानिया, ये बड़ों की बातें हैं। तुम्हारे अब्बा और चाचा जान ने मिलकर तुम्हारा और अजलान का रिश्ता तय कर दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में ही तुम्हारा और अजलान का निकाह हो जाए। वो सेहतियाब होकर घर जाएंगे तो आराम से रुखसती की बात कर लेंगे। अम्मा जान ने जैसे उसे पहले से तयशुदा बात बताई थी और हानिया साकित रह गई। आप लोग पहले से सब कुछ तय करके बैठे हैं? किसी ने मुझसे मेरी मर्जी मालूम की है? मुझे नहीं जाना उस फैमिली में। और वो अजलान, मैंने तो उसे आज ठीक से देखा है, पहली मर्तबा। इतना बड़ा है वो मुझसे। वो पैर पटक कर गुस्से के मारे जोर से चिल्लाई थी। आसपास से गुजरते कई लोग मुड़ मुड़कर उन्हें देखने लगे। शाजिया बेगम ने उसका हाथ दबाया। चुप रहो हानिया, आज इतने अरसे के बाद तुम्हारे अब्बा अपने भाई के साथ राजी हुए हैं। देख नहीं रही वो कितने ज़्यादा खुश हैं। बीमारी के बाद आज पहली दफ़ा मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। अपने अब्बा की इस खुशी को मिट्टी में मत मिला दो। और क्या बुराई है अजलान शाह में? तुम्हारे चाचा का बेटा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस करता है।
तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अरे, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। शाजिया बेगम ने उसे सख्ती से डांटते हुए समझाया और हानिया की आंखों में पानी भरने लगा। लेकिन अम्मा, चुप रहो तुम। उन्होंने उसकी बात काट कर उसे चुप करवा दिया था। अजलान शाह कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। एक नज़र हानिया पर डालता हुआ वो पास से गुजर गया। हानिया के रोने धोने का किसी पर कोई असर न हुआ। थोड़ी ही देर में मौलवी साहब अस्पताल के कमरे में मौजूद थे और फिर वहीं सबकी मौजूदगी में हानिया का निकाह अजलान शाह से कर दिया गया। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। उसने नज़र उठाकर अपने अब्बा को देखा था, जो बेहद खुश होकर उसे ही देख रहे थे। हानिया ने नज़रें फेर कर अपने पास बैठे अजलान शाह को देखा, जो बेजान नज़रों से सामने दीवार को देख रहा था। उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि वो खुश है या उदास। साइन करो बेटा, देर मत करो। चाचा जान की आवाज़ पर उसने आंसू पीते हुए सर झुकाकर दस्तखत कर दिए। कमरे में मुबारक हो की आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं बहुत खुश हूँ महमूद, तुमने मेरी बात का मान रखा। मैं जैसे ही ठीक होकर घर आऊँगा हम रुखसती की तारीख रखेंगे। बहुत धूमधाम से करूँगा मैं हानिया और अजलान की शादी। चाचा जान खुश होकर कह रहे थे। हानिया की आंखों से 2 आंसू टपक कर सामने रखे कागज में समा गए। साथ बैठी उस अजनबी दीवार से उसका निकाह हो चुका था, जिसने उसे देखना तक गवारा नहीं किया था। अम्मी, मुझे घर जाना है, मेरा कल टेस्ट है। वो अचानक ही उठकर खड़ी हुई थी और सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ हाँ भाई, अब इसे घर जाने दो, ये थक गई होगी। कॉलेज से आते ही तो इसे यहाँ ले आए, चाचा जान ने खुशी से कहा। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, अजलान शाह ने बाहर निकलते हुए कहा। और हानिया ने एक नफ़रत भरी नज़र उसकी ओर डाली। मुझे रिक्शा टैक्सी में आने जाने की आदत है, मैं चली जाऊँगी, आप जहमत ना करें। उसकी आवाज़ में पहाड़ों सी सख्ती थी। अजलान ने नज़र भरकर उसे देखा, लेकिन वो अम्मा जान का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। अजलान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। घर आते ही वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। शाजिया बेगम ने भी उसे जाने दिया। खुद ही कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। इतने अच्छे घर में रिश्ता होने पर बेवकूफ़ को खुशी मनानी चाहिए, और ये सदमे में है। किचन में जाकर काम करते हुए उन्होंने जैसे खुद को तसल्ली दी थी। चाचा जान को भी 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना था। हानिया ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली थी। 2 रोज़ बाद वो कमरे से बाहर निकली थी और शाजिया बेगम ने राहत की सांस ली। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो तैयार होकर नीचे आई थी। अरे रुक जाओ, उस कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजलान आया था कल शाम, वो तुम्हारे नए कॉलेज के दाखिला फॉर्म दे गया है, वो वहाँ मेज पर रखे हैं। वो कह रहा था कि आज मुलाजिम आकर वो फॉर्म ले जाएगा और जमा भी करवा देगा। कल से तुम अपने नए कॉलेज जाया करोगी। बड़ा महंगा और बड़ा ही अच्छा कॉलेज चुना है अजलान ने, अम्मा जान ने फ़क्र से कहा तो वो जैसे तिल मिलाकर पलटी। क्या मतलब है नया कॉलेज? इस कॉलेज में क्या बुराई है? अगर ये कॉलेज उनके स्टैंडर्ड का नहीं तो उसे किसने कहा था मुझसे निकाह करने के लिए? मैं तो इसी कॉलेज में जाऊंगी, मुझे किसी के भी किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आपे से बाहर हो गई थी और शाजिया बेगम हक्का बक्का होकर उसे देखने लगी। क्या हो गया है तुम्हें हानिया? ये सरकारी कॉलेज है, इतनी टूटी फूटी सी इसकी इमारत है। तुम्हारे अब्बा के पास तो इतनी गुंजाइश नहीं थी कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला सकते। अब अगर अजलान शहर के महंगे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? शौहर है वो तुम्हारा। आखिरी बात ने तो हानिया के सर से लेकर पाँव तक आग लगा दी। अम्मा जान, अगर मैं इस टूटे फूटे कॉलेज में पढ़ रही थी ना, तो उसकी जिम्मेदार भी चाचा जान और यही अजलान मोहतरम है। वक्त पर अगर अब्बा को उनकी जायदाद और ज़मीन दे देते तो आज हमारे हालात बेहतर होते। ये भीख की तरह चंद रुपये देने की क्या ज़रूरत है? मुझे अपने कॉलेज में कोई बुराई नज़र नहीं आती, मैं वहीं पर पढ़ूंगी। अगर अजलान को मुझसे या मेरे कॉलेज से कोई एतराज़ है तो वो शौक़ से मुझे छोड़ दे, आराम से कहती वो कॉलेज का बैग कंधे पर डालकर घर से निकल गई थी। शाजिया बेगम ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। कैंची की तरह चलती है इस लड़की की ज़बान, न जाने क्या गुल खिलाएगी। सर झटकते हुए वो घर के कामों में लग गई थी, लेकिन दिमाग लगातार हानिया की ओर ही अटका हुआ था। उन्हें पता था थोड़ी देर बाद अजलान शाह का ड्राइवर दाखिला फॉर्म लेने के लिए आने ही वाला था, और उनकी सोच ठीक थी। ड्राइवर तो ना आया, बल्कि खुद अजलान शाह ही उन्हें घर में दाखिल होता दिखाई दिया था। ऊंचे लंबे कद के साथ वो शाजिया बेगम के सामने प्यार लेने के लिए झुका तो उन्होंने फ़क्रिया अंदाज में उसे देखा। दामाद के रूप में उन्हें बेटा मिल गया था। हानिया कहाँ है?
उसे कहिए मेरे साथ चले, कई जगह पर साइन की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो मेरे होते हुए किसी को उसे परेशान करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सावधानी अच्छी है। उसने शाजिया बेगम से पूछा था तो वो शर्मिंदगी से दाएं बाएं देखकर रह गई। दरअसल बेटा, हानिया को अपना यही कॉलेज पसंद है और वो यहीं पर पढ़ना चाहती है। तुम उसे छोड़ दो, वो बहुत ज़िद्दी है। वो MBBS करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। तो बस अब उसने जिद बना ली है कि इसी कॉलेज में जाएगी, इसी कॉलेज में। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं। साजिया बेगम ने जैसे अजलान शाह का दिल हानिया की तरफ से साफ करने की कोशिश की थी, और वो एक पल के लिए उन्हें देखकर रह गया। क्या आपने उसे बताया था कि दाखिला फॉर्म मैं देकर गया हूँ और मैंने ही उसके कॉलेज में एडमिशन की बात की है? ठहरे हुए लहजे में उसने शाजिया बेगम से कहा तो उन्होंने शर्मिंदगी से सर हिला दिया। अच्छा तो ठीक है। वो जैसे ही सारी बात समझ गया था। आप दाखिला फॉर्म मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही उसका एडमिशन करवा दूंगा। मैंने पहले भी कहा था ये कॉलेज उसके लायक नहीं। अगर उसे पढ़ना है तो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े, वरना इस कॉलेज में वक्त ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेज़ पर पड़ा दाखिला फॉर्म उठाकर जेब में डालते उसने शाजिया बेगम से इजाज़त चाही थी, और वो उसे देखकर रह गई। जिद में कौन ज़्यादा पक्का था उन्हें अंदाज़ा न हो सका। हानिया अपने कॉलेज की क्लास में बैठी थी। आखिरी क्लास का वक्त था जब प्यू ने आकर उसका नाम पुकारा। आपको प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं, मिस हानिया महमूद। सभी लड़कियों ने मुड़कर हैरत से उसकी ओर देखा था। वो खुद भी हैरान होते हुए बैग उठाकर बाहर निकल आई। जी सर, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल होकर उसने कहा। कुर्सी पर कोई बैठा था जिसकी पीठ हानिया की ओर थी। जी हाँ, आपके रिश्तेदार आपको लेने आए हैं। आपका ट्रांसफ़र लेटर बना दिया गया है। आपको मुबारक हो, आपने इतने शानदार कॉलेज का एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है। अब आपका वहाँ दाखिला भी हो गया है। उसने हैरत से मुड़कर उस शख्स की ओर देखा था और वो जैसे वहीं जड़ सी हो गई थी। वो अजलान शाह था, जो संजीदा चेहरे के साथ उसे ही देखे जा रहा था। अपनी ओर आते देखते ही वो उठकर खड़ा हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, अब हमें चलना चाहिए। चलो हानिया, उसकी ओर मुड़ते हुए वो बिल्कुल इत्मीनान भरे लहजे में कह रहा था, जबकि अजलान शाह के सुकून पर हानिया सर से लेकर पैर तक सुलग उठी थी। पर प्रिंसिपल के सामने तमाशा न बने, इसलिए वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चलती बाहर निकल आई थी। ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था कि मुझे अपना कॉलेज पसंद है और मैं इसी में पढ़ूंगी। आप होते कौन हैं अपनी मर्जी से मेरे बारे में फैसले करने वाले? वो जैसे चिढ़कर बोली थी। लंबे लंबे कदम उठाते अजलान शाह ने एकदम ठहर कर उसे देखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कौन होता हूँ, और सीधी सी बात तो समझ में नहीं आ रही ना कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जहाँ एडमिशन करवाया है, कल से ड्राइवर आकर तुम्हें वहीं लेकर जाएगा करेगा। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वरना घर में बैठ जाना। इस कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त तो तुम्हें मैं अब कभी भी नहीं दूंगा। चबा चबा कर कहता वो आगे बढ़ गया था और हानिया तिल मिलाकर रह गई, लेकिन न चाहते हुए भी उसने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए थे। जानती थी अगर मामूली सा भी विरोध और किया तो वो सीधा उसके अब्बा को जाकर शिकायत लगा देगा। न जाने वो कहाँ फंस गई थी। मैं अच्छी भली इन लोगों के बिना ज़िंदगी गुजार रही थी। चाचा जान को भी अभी बीमार होना था। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई वो कॉलेज से बाहर निकल आई थी। सामने ही वो अपनी गाड़ी में उसका मुंतजिर था। अब अगर गाड़ी में न बैठती तो नए सिरे से तमाशा लगा देता। बेहतर यही है कि आज अपना मुंह बंद रखो। जलते कुड़ते वो अजलान को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए सोच रही थी। अजलान शाह ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा उसके लिए खोल रखा था। वो आगे बढ़ी और उसने ज़ोरदार झटके से फ्रंट सीट का दरवाज़ा बंद कर दिया और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठते उसने एक नफ़रत भरी निगाह अजलान पर डाली थी। उसने एक नज़र हानिया को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। और अब फिर से जिद मत करना कि बैन में धक्के खाते हुए कॉलेज जाया करोगी। तुम मेरी बीवी हो, अजलान शाह की बीवी हो, और मेरा कोई स्टैंडर्ड है। उसकी बात पर हानिया ने सुलगती हुई निगाह उस पर डाली थी, लेकिन वो उसे देख ही नहीं रहा था। दरवाज़ा खोल कर वो नीचे उतर गई थी। बहस करना बेकार था, मगर अंदर जाते ही उसने अपना सारा गुस्सा शाजिया बेगम पर निकाल दिया था, और शाजिया बेगम आराम से कपड़े तार पर डालते हुए उसकी बक बक सुनती रहीं। जब वो शाजिया बेगम के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई तो गुस्से से झल्ला कर बोली, अम्मा
मैं आपको इतनी देर से कुछ कह रही हूँ, आपको असर ही नहीं हो रहा। आखिर कुछ तो जवाब दें। तुम्हारी बेसर पैर की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरे घर वालों पर जैसे इस आदमी ने जादू कर दिया है, लेकिन मुझ पर जादू नहीं कर सकेगा। मैं भी हानिया खान हूँ। अगले दिन उठते ही वो तैयार होकर अपने नए कॉलेज में चली आई थी। अजलान शाह की भेजी हुई शानदार गाड़ी ने उसे कॉलेज के गेट के सामने उतारा था। कॉलेज की इमारत को देखते हुए वो हैरान रह गई थी। ऐसे कॉलेज में पढ़ने का तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्लास में बैठते हुए एक पल के लिए वो झिझक सी गई थी। सारे ही लड़के लड़कियां हाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले थे। सिर्फ एक वही थी जो मिडिल क्लास की थी। योर नेम प्लीज़, क्लास में आने वाले प्रोफेसर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा था। नया चेहरा होने की वजह से वो उसे पहचान गया था। हानिया महमूद शाह। कॉन्फिडेंस से भरपूर अंदाज में खड़े होकर उसने जवाब दिया तो एक पल के लिए पूरी क्लास ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सभी उसे देख रहे थे, खासकर वो प्रोफेसर। ओके ओके सिट डाउन प्लीज़, प्रोफेसर ने उससे कहा। लेकिन हानिया को उसकी गहरी नज़रें खुद पर जमी साफ महसूस हो रही थीं। अरे ये तो वही है, अजलान शाह की वाइफ। लड़के और लड़कियां आपस में सरगोशियां कर रहे थे और ये सरगोशियां हानिया के कानों में पड़ चुकी थीं। पजल सी होती वो अपनी किताबें खोलकर उन पर झुक गई थी। क्लास ख़त्म हुई तो सारे ही लड़के लड़कियां उठकर बाहर निकल गए थे। वो भी बैग में किताबें संभालती बाहर निकल रही थी जब उसे अपनी पीठ पर प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज़ मी मिस हानिया। हैरान होते हुए वो पलटी थी। जी सर, उसने पूछा तो प्रोफेसर मुस्कुरा दिया। सर नहीं, हारून नाम है मेरा। मैं अजलान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। क्लास के ख़त्म होने पर तुम मुझे हारून कहकर बुला सकती हो। अगर उसे पता चल गया कि उसकी वाइफ मुझे सर कहती है तो ना मालूम मेरा क्या हासिल करेगा, वो हंसते हुए कह रहा था। हानिया शर्मिंदा सी होने लगी। अजलान का हवाला हर जगह उसे सुनाई दे रहा था और ये उसके लिए इंतहाई गुस्से का कारण बन रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कहना चाहा, मगर हारून ने उसे एक दफ़ा फिर तायद की थी कि क्लास के अलावा वो उसे सिर्फ हारून कहकर ही मुखातिब करे। न चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाते हुए वो क्लास से बाहर निकल आई थी। कॉलेज का माहौल और पढ़ाई उसे बहुत पसंद आए थे। दिल ही दिल में वो इस बात की कायल भी हो गई थी कि इंस्टीट्यूट के हवाले से अजलान शाह की चॉइस बेहतरीन थी। और फिर तो जैसे एक रूटीन सी शुरू हो चुकी थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। कॉलेज में उसे हारून की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। किसी भी किस्म की परेशानी को वो चुटकियों में हल कर देता था। अक्सर वो क्लास के बाद उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता। छोटी छोटी बातें करते वो उसे कॉलेज के माहौल में इंटरेस्ट लेने की सलाह देता। करियर काउंसलिंग करते करते वो अक्सर उसे घर के बारे में बातें पूछने लगता। हानिया को इत्मीनान था कि वो कोई गैर इंसान नहीं, इसीलिए वो उसके साथ लंबी लंबी बातें भी कर लेती थी। सच तो ये था कि एकदम से पूरा माहौल तब्दील होने की वजह से वो खुद भी झिझक रही थी। क्लास के लड़के और लड़कियों में से किसी के साथ उसकी बातचीत सलाम दुआ से आगे न बढ़ सकी थी। ऐसे में सिर्फ एक हारून ही था जिससे वो अपनी कोई बात शेयर कर लेती थी। उस रोज़ के बाद अजलान कभी उनके घर नहीं आया था। हानिया की तालीम मुकम्मल होने के बाद रुखसती होना करार पाई गई थी। चाचा जान ने भी बस 2 साल इंतज़ार करना तस्लीम कर लिया था, लेकिन बाकी की तालीम हानिया शादी के बाद मुकम्मल करेगी। उन्होंने ये बात साफ कर दी थी। चंद ही रोज़ गुजरे थे जब कॉलेज में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी इतनी अचानक अनाउंस की गई कि हानिया को परेशानी हो गई। अलमारी खोले वो कितनी देर से उलझन में खड़ी थी। अम्मी, मेरे पास पार्टी में जाने के लिए एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है और नया जोड़ा लेकर सिलवाने का तो वक्त नहीं है। नया नया कॉलेज है, मैं पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। वो रुहासी हो गई। शाजिया बेगम ने बेजारी से सर उठाया। एक तो तुम्हारी नए कपड़ों की फरमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती हानिया। अरे बाकी पुराने कपड़े हैं तो अपनी ससुराल से आए हुए कपड़े ही पहन लो जो उन्होंने मंगनी का तोहफा देकर तुम्हें भेजे थे। तुमने अब तक उन्हें खोल कर भी नहीं देखे। माँ की बात पर हानिया का गला कड़वा हो गया। नाम भी मत ले उन कपड़ों का, भीग की बू आती है मुझे उन कपड़ों से। इससे अच्छा तो ये है कि मैं ये 10 साल पुराना जोड़ा पहन कर चली जाऊँ। उसने अलमारी से लॉन का सस्ता सा जोड़ा निकाल कर माँ के सामने लहराया तो वो बेजारी से सर झटक कर दोबारा मटर छीलने में बिजी हो गई। हानिया रुहासी होकर वापस कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। काफ़ी देर तक खंगालने के बाद भी उसे कोई ढंग का जोड़ा न मिला तो वो रो देने के करीब हो गई थी। अम्मा, आप खामोशी से सब्जी काटने में लगी हैं। मेरी मुश्किल का कोई हल ही बता दें, वरना कल मेरा मजाक बन जाएगा।
शाजिया बेगम ने उसकी बात पर सर उठाया। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ियों में से एक साड़ी पहनकर चली जाओ, वो साड़ियाँ जो मैंने अपने दहेज और बरी के वक्तों में बनाई थीं। माँ की बात पर वो एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। आज से पहले उसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन अम्मा का पुराना ट्रंक खोलकर उसने सारी साड़ियाँ निकाल ली थीं। साड़ियाँ वाकई बहुत अच्छी थीं। उन्हीं में से एक बेहद नर्म और बारीक कपड़े की साड़ी निकालते ही उसने उसे प्रेस करके अलग रख दिया। साड़ी को देखकर एक पल के लिए शाजिया बेगम उलझन में पड़ गई थी। पता नहीं अजलान शाह को कैसे लगे साड़ी पहनना। तुम्हारे ससुराल में साड़ी पहनना गलत समझा जाता था, इसीलिए तो मेरी सारी साड़ियाँ भी यूं ही रखी हुई हैं। उन्होंने कहा तो हानिया तिलमिला उठी थी। आप ऐसा करें, अजलान को फ़ोन करके पूछ लें मेरा सांस लेना उसे कैसा लगता है, ताकि मैं सांस लेना ही बंद कर दूं। अगर उसे ना पसंद है तो, या फिर अपनी गिनती बता दे कि दिन में मुझे कितनी सांसें लेनी है, इससे ऊपर एक सांस भी नहीं लेनी। उसकी बात सुनकर शाजिया बेगम ने कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा था। चाह कर भी उसके दिल से अजलान शाह के लिए वो नफरत नहीं निकाल पा रही थी। अगले दिन वो माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। लाइट से मेकअप में उसका हुस्न दो आतिशा हो गया था। साड़ी ने उसके लंबे कद को और भी निखार दिया था। शाजिया बेगम ने उसे देखा तो बेख्तियार उसका माथा चूमा था। बहुत प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह। अब जाओ, अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। वो शर्माती हुई धीरे से मुस्कुरा दी थी। बाहर गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। कॉलेज की पार्टी हस्बे मामूल रंग बिरंगी थी। जिसने भी हानिया को देखा उसने तारीफ ही की थी। वाह, तुम तो बिल्कुल ईस्टर्न ब्यूटी लग रही हो इस साड़ी में। तुम्हारी चॉइस तो कमाल की है। लड़के लड़कियां उसके पास से गुजरते तारीफ करते तो वो धीरे से सर हिलाकर तारीफ कबूल कर लेती। सिर्फ हारून था जो उसे देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया था। कुछ ही देर बाद वो गायब हो गया और जब वापस आया तो उसने इशारे से हानिया को अपने पास बुलाया था। कुछ स्टूडेंट्स ने भी हानिया को हारून की तरफ जाते हुए देख लिया था। क्या बात है, कोई परेशानी? हानिया ने उसके पास जाते हुए पूछा तो हारून ने गहरी सांस ली। हाँ, कॉलेज की पार्टी की पिक्चर्स वेबसाइट पर अपलोड हो गई हैं। वहाँ से अजलान शाह ने तुम्हें देख लिया है और अब उसका मैसेज आया है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस भेज दूँ। उसकी बात पर हानिया के माथे पर बल पड़ गए। व्हाट? घर वापस क्यों? क्या मेरी यहाँ मौजूदगी से उन्हें कोई प्रॉब्लम है? उसके लहजे में एकदम से गुस्सा उतर आया था और हारून ने एक गहरी सांस ली। उसने सर से लेकर पैर तक हानिया को देखा। डोंट यू नो अबाउट अजलान शाह? उसे साड़ी से शदीद नफरत है। साड़ी पहनने वाली लड़कियों को वह बेहद नापसंद करता है। शायद उसने तुम्हें साड़ी में देख लिया है और इसीलिए वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस चली जाओ, या फिर हो सकता है कि वो चाहता हो तुम ड्रेस बदल लो। हारून की बात पर हानिया का खून खौल उठा। अजलान कौन होते हैं मेरे ड्रेस पर रोक टोक करने वाले? क्या मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं? वो गुस्से से लाल सी हो गई थी। हारून ने संजीदगी से उसे देखा। वो मजीद भी कुछ कहना चाहती थी मगर हारून के सामने जब्त कर गई थी। लो, अजलान की कॉल आ रही है, प्लीज़ घर चले जाओ वरना वो मुझे सस्पेंड ही न करवा दे। हारून की बात पर हानिया को शदीद जिल्लत महसूस हुई थी, मगर खुद पर जब्त करते हुए वो अपना पर्स उठाकर तेजी से बाहर निकल आई थी। आखिर ये शख्स चाहता क्या है? वो हर तरीके से साबित करना चाहता है कि मैं उसकी गुलाम हूँ। इतनी जिल्लत और इतनी बेइज्जती, आखिर उसे इतनी इजाज़त किसने दी कि वो मेरे लिबास पर रोक टोक करे? आंखों में आई नमी को छुपाते हुए वो गाड़ी में बैठ गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर पहुंचते ही वो रो पड़ी थी। उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर शाजिया बेगम हैरान रह गई, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई थी। जाते ही कपड़े बदलकर वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। शाम तक वो कमरे से बाहर न निकली। शाजिया बेगम दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुकी थी। बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? हानिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी अभी। और थक हार कर शाजिया बेगम ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। अगले 2 दिन उसने कॉलेज से भी छुट्टी कर रखी थी। आने वाली हर कॉल को उसने नज़रअंदाज कर दिया था और तभी 2 दिन बाद सुबह सुबह शाजिया बेगम उसके कमरे में आई थी। क्या बात है, कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था तुमने 2 दिन से? अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, शाम में तुम्हारी फुफ्फो की बेटी की शादी है। शादी अचानक तय हुई है, इसीलिए आज ही उन्होंने कार्ड भेजा है। अच्छा सा तैयार होकर जाना। अजलान की बीबी की हैसियत से सब लोग तुम्हें वहाँ पहली दफ़ा देखेंगे। शाजिया बेगम ने अंदर आते ही खिड़की के आगे से पर्दा हटाया था। हानिया ने एक झटके से अपनी आंखें खोलीं।
अजलान की बीवी, अजलान की मिल्कियत। ये नफ़रत भरी लहर उसके वजूद में जागी थी और अगले ही पल एक ख्याल था जो उसके दिमाग में आया था। वो एकदम सीधी होकर बैठी। आपने कहा था कि मेरे ददिहाल में साड़ियाँ पहनना गलत समझा जाता है ना? वो एक रहस्यमय लहजे में बोली थी। शाजिया बेगम ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, कहा तो था। मुझे भी तुम्हारी दादी ने शुरू में ही साड़ियाँ पहनने पर टोका था, फिर मैंने कभी नहीं पहनी। सारी नई साड़ियाँ उठाकर संदूक में बंद करके रख दी। वो अपनी बातें बताने लग गई थीं और हानिया के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान रेंग गई थी, एक रहस्यमयी मुस्कान। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अजलान को तो साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं आज साड़ी पहन कर ही जाऊंगी। उसकी बात पर शाजिया बेगम ने हैरत से उसकी ओर देखा था। अच्छा, अगर अजलान को पसंद है तो ज़रूर पहन लो, मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर उसने तुम्हें वहाँ पर कुछ कह दिया तो? साजिया बेगम ने किसी डर के तहत कहा था। हानिया एक दफ़ा फिर सुलग उठी। अम्मा, मैंने आपसे कहा तो है कि मैं उसकी पसंद के ही कपड़े पहन कर जाऊंगी। जैसा जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही तो करती हूँ, तो फिर वो मुझे कुछ क्यों कहेंगे? हानिया की बात पर शाजिया बेगम सिर हिलाकर रह गई थीं और फिर चुपचाप बाहर निकल गईं। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अब कौन से गुल खिलाने वाली थी, जबकि वो बेताबी से शाम होने का इंतजार कर रही थी। आज वो अपनी सारी जिल्लतों का बदला ले लेने वाली थी। आज या तो आर या फिर पार, इस बात का फैसला उसने कर लिया था। शाम में वो अपने कमरे में इंतहाई दिल लगाकर तैयार हो रही थी। शाजिया बेगम नीचे से कई बार उसे आवाज़ें दे चुकी थी। आराम से तैयार होने दो उसे, क्यों परेशान कर रही हो? महमूद साहब ने शाजिया बेगम को टोका तो वो गुस्से से पलटी। सारे मेहमान वहाँ पर आ चुके हैं। कई दफ़ा मुझे सबके फ़ोन भी आ चुके हैं। अजलान का भेजा हुआ ड्राइवर बाहर घंटे भर से खड़ा है और इसकी तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही। शाजिया बेगम की बात पर वो ऊपर से नीचे उतरती दिखाई दी। बस हो गई हूँ तैयार अम्मी जान। उसे नीचे आता देखकर सरसरी सी निगाह डालकर महमूद साहब बाहर गाड़ी में चले गए थे। शाजिया बेगम ने उसे एक नज़र देखा। डार्क मेकअप किए, जॉर्जेट की रेड कलर की साड़ी को एक स्टाइल से उसने दाएं कंधे पर सेट कर रखा था। साड़ी को कुछ इस अंदाज से पहना किया था कि उसका कमसिन हुस्न और भी निखर आया था। इस साड़ी में वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लग रही थी। शाजिया बेगम ने कुछ परेशानी से उसे देखा था। ज़रूरी था? तुमने ये साड़ी ही पहनी है, कुछ और पहन लेती। या फिर ऐसा करो, साड़ी पहनने का स्टाइल चेंज कर दो, सर पर पल्ला ले लो तो ये ठीक रहेगा, कहीं कोई बदमज़गी ना हो जाए। वो बुरी तरह से खौफजदा थी। हानिया धीरे से मुस्कुरा दी। मम्मी, सर पर पल्ला कौन लेता है? सारा लुक ख़राब हो जाएगा साड़ी का। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होता। थोड़ी सी देर के बाद वो लोग शादी में पहुंच चुके थे। शहर के महंगे होटल में शादी का फंक्शन रखा गया था। शाजिया बेगम के साथ वो दरवाजे से दाखिल हुई थी तो सभी ने मुड़कर उसकी ओर देखा था। उसे देखते ही कई आंखें हैरत से फैल गई थीं। हानिया ने मुस्कुराती हुई एक निगाह पूरे मेहमानों पर डाली। किसी ने साड़ी नहीं पहन रखी थी तो अम्मा की बात दुरुस्त थी, अब आएगा मज़ा। मुस्कुराते हुए वो एक और रखी कुर्सियों में एक पर जाकर बैठ गई थी। शाजिया बेगम तो रिश्तेदारों से मिलने लग गई थी। महमूद साहब पहले ही तैमूर खानजादा साहब के पास जाकर खड़े हो गए थे। अजलान खानजादा ने उसे शाजिया बेगम के साथ अंदर आते देख लिया था और अब उसके माथे की बलों में एक के बाद एक इजाफा होता जा रहा था। वाह यार, हम में से किसी की बीवी और बहन को तो साड़ी पहनने नहीं देता, अपनी बीवी को पहनने की इजाज़त दे दी। बड़ा रोशन ख्याल है तू, भूल गया अपनी सारी बातें। उसके मामा के बेटे ने अजलान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो वो सर से पांव तक सुलग उठा था। बेकाबू निगाह भटक कर हानिया तक जा पहुंची, जो अब लड़कियों के ग्रुप के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। बारीक सी साड़ी में उसने जानबूझकर अपने जिस्म को साफ जाहिर कर रखा था। एक स्टाइल से दाएं कंधे पर डाले हुए सारे बाल उसके हुस्न को और भी बढ़ा रहे थे। लेकिन ना मालूम क्यों अजलान एकदम बेचैन सा हो गया था। उसने अनजाने में महसूस कर लिया था कि शादी में आए सारे लड़कों का ध्यान हानिया पर ही था। उसकी सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी। फ़ोन पर आती तैमूर खानजादा की कॉल को नज़रअंदाज करते हुए वो वहाँ तक आया जहाँ हानिया लड़कियों के साथ खड़ी थी। अजलान शाह को आते देख लड़कियाँ इधर उधर चुप हो गई थीं। चलो मेरे साथ, उसने हानिया के सामने पहुँचते ही बहुत सख्त आवाज़ में कहा था। वो अनायास ही पलटी। अजलान शाह का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। अजलान शाह को अपने सामने खड़ा देख हानिया के होंठों पर मुस्कुराहट खेल उठी। अरे आप,
लेकिन शादी की रस्में तो अभी शुरू नहीं हुई, कहाँ जाना है? उसने हैरानी से पूछा। मगर अजलान के माथे पर गुस्सा साफ था। उसने सख्ती से अपने होंठ दबाए। उसने हानिया का बाजू पकड़ लिया। तमाशा करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा है चलो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ में पत्थर जैसी कठोरता थी। हानिया पल के लिए स्तब्ध रह गई। लड़कियां चुपचाप उससे दूर हो गईं। हानिया घबराकर चारों ओर देख रही थी। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। मैंने माँ को नहीं बताया, उसने घबराकर कहा। अजलान ने एक गुस्से भरी निगाह से उसे देखा। पहले तुम बाकी काम बताकर करती हो, अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। चलकर गाड़ी में बैठो। इशारा करते हुए अजलान ने सीधा उसकी आंखों में झांका। हानिया ने कदम आगे बढ़ाना ही बेहतर समझा। बाहर अंधेरा फैल रहा था। अंदर के शोर शराबे के मुकाबले पार्किंग में सन्नाटा था। गाड़ी में उसके सामने बैठते ही हानिया का दिल कुछ डरकर सिमटता हुआ महसूस हुआ था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे माँ को तो बताने दो, कुछ बोलो, या फिर यहाँ पर भी तुमने अपना ही हुक्म चलाना है? वो जैसे चिढ़कर बोली। अजलान एक झटके से उसकी ओर मुड़ा। तुमने क्या पहन रखा है? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है? मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और तुम इतने गर्व से परिवार की सभा में पहनकर आई हो इसे। जानते हो लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है। बहुत पतली सी ये साड़ी उसने पहनकर खुद को आईने में देखा था। उसका पूरा शरीर उभर रहा था। तुम्हारे पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं थे क्या? एक झटके से उसकी साड़ी का पल्लू उसकी तरफ फेंकते हुए अजलान ने नफरत से कहा था। और हानिया सन्नाटे में रह गई। इतनी जोरदार आग लगेगी इसका तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस अजलान शाह को चिढ़ाना चाहती थी। मेरे पास और कपड़े नहीं थे, इसीलिए यही पहन ली। बात संभालने के लिए जो मुंह में आया उसने कह दिया। अजलान ने गहरी सांस ली। नहीं हानिया, मैंने पिछले महीने ही कई कीमती जोड़े लेकर तुम्हें भेजे थे। अगर चाहती तो वो पहन सकती थी। तुम जानबूझकर ये पहन कर आई हो, मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम सबको ये कहती फिरती हो ना कि अजलान कौन होता है, तुम पर हुकूमत करने वाला। तो मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि अजलान कौन है। उसके होंठों से शब्दों की जगह आग निकल रही थी और हानिया सन्नाटे में रह गई थी। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और हानिया को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कहाँ ले जा रहे हो? अब बहुत देर हो रही है, मैं घर जाकर कपड़े बदल लूँगी, उसने कहा। क्योंकि अजलान का गुस्सा देखकर अब उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर वो थोड़ा ढंग की साड़ी पहनकर आती तो शायद अजलान उसे माफ़ भी कर देता। लेकिन इस तरीके की साड़ी में गुंजाइश ही नहीं थी माफ़ी की। लेकिन अजलान उसकी बात नज़रअंदाज करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और हानिया के हथेलियों में पसीना उतरने लगा। मैंने पूछा कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई थी। बताया तो तुम्हें, आज अपने रिश्ते की अहमियत बताना चाहता हूँ। आज के बाद तुम ये नहीं कहोगी कि मैं कौन होता हूँ तुमसे कुछ भी कहने वाला। और वो रोने लगी, अपनी गलती की माफ़ी भी मांगने लगी। मगर उसके रोने चिल्लाने का अजलान पर कोई असर नहीं हुआ। हानिया को अपनी गंभीर गलती का अच्छी तरह एहसास हो चुका था। अब उसे समझ आ रही थी कि शाजिया बेगम उसे समय समय पर अजलान के गुस्से से क्यों डरा देती थी। और अब वो उस फ्लैट के कमरे में बेड के कोने में दुबकी सिमटी सी बैठी हुई थी और अजलान उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्लीज़ अजलान, मुझे माफ़ कर दो। हानिया की आंखों में आंसू उतरने लगे। नहीं अजलान प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको साड़ी इतनी ज़्यादा नापसंद है। मैं आगे से कभी इसे नहीं पहनूंगी। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। तीसरे बटन पर अजलान शाह का हाथ जैसे रुक सा गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने आगे बढ़कर हानिया को दोनों कंधों से थामा। बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी नरम आवाज़ पर हानिया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक नरम सा असर था, आंखों में गुस्से की जगह भावनाएं झलक रही थीं। हानिया की निगाहों में अनिश्चितता उतरी। तो क्या ये सब एक ड्रामा था? मुझे नीचे दिखाने के लिए, मेरे आंसू देखने के लिए, मेरा कमज़ोर पड़ जाना देखने के लिए? हानिया को एकदम से तेज गुस्सा आया। मुझे घर वापस जाना है, आंसू पोंछते हुए उसने कट्टरता भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? अगर तुम सच में मेरे साथ कुछ वक्त नहीं बिताना चाहती तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अजलान शाह का लहजा थोड़ा कठोर था, लेकिन हानिया को फिलहाल बस यहाँ से जाने की जल्दी पड़ी थी। हाँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। वो पुरानी वाली हानिया बन चुकी थी। अजलान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर पीछे से उसने अपनी चाबी उठाई। उसने हानिया को आने का आदेश दिया।
वो खुद को संभालती हुई धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली आई थी। वो अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बिना एक शब्द बोले वो उसे होटल के सामने उतार गया। अंदर खाना चल रहा था। हानिया चुपचाप जाकर शाजिया बेगम के साथ बैठ गई। तुम कहाँ चली गई थी? बड़ी देर से नजर नहीं आई, शाजिया बेगम ने पूछा तो वो गहरी सांस लेकर रह गई। वॉशरूम गई थी। दोबारा पूरे फंक्शन में अजलान शाह उसे कहीं नजर नहीं आया। अगली सुबह वो बुझे दिल के साथ कॉलेज गई। हारून कक्षा के दौरान बार बार उसे नोट कर रहा था। कक्षा के अंत में अपने ऑफिस में आने का इशारा करते हुए वो कक्षा से निकला था तो गहरी सांस लेती हानिया बैग उठाकर बाहर चली आई थी। क्या बात है हानिया, तुम कुछ अपसेट हो? कल शादी में मैं भी इनवाइटेड था, मैंने देखा था तुम वहाँ भी साड़ी पहनकर गई थी। आखिर चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? हारून की बात पर अचानक वो जैसे गुस्से के मारे फट पड़ी थी। मुझे तुम्हारे उस अजलान शाह में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं उसके एहसान के बोझ तले रहना चाहती हूँ। मुझे भीख में दिया हुआ ये रिश्ता और ये दौलत नहीं चाहिए। मैं अपने जैसे किसी नॉर्मल इंसान के साथ शादी करके खुश रह सकती हूँ। लेकिन समस्या ये है, ये सब अजलान साहब को कौन बताए, क्योंकि अपनी मर्जी के खिलाफ बात सुनने के वो हकदार नहीं है। मैं उससे नफरत करती हूँ। भीगे लहजे में वो न जाने क्या क्या कहती चली गई थी। हारून अजीब निगाहों से उसे देखता रहा। मोबाइल उठाकर जेब में डालते वो अचानक आगे को हुआ था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और अजलान की डिवोर्स करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। शादी न सही, कुछ दिन का मजा तो मिल ही जाएगा ना। हारून के लहजे में अचानक खबासत टपकी थी और हानिया की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। घबराकर अपनी जगह से उठते वो पलटकर ऑफिस के दरवाजे को देखने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। ये क्या कह रहे हो आप? आपने मुझे कहा था आप अजलान के दोस्त हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन आप। वो एकदम कांप कर रह गई थी और हारून के होठों पर एक खवासत भरी मुस्कान बिखर गई थी। हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं तो उसे अपना दोस्त मानता हूँ। एक अमीर आदमी को कौन अपना दोस्त नहीं कहेगा? लेकिन क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि वो मुझे अपना दोस्त स्वीकार करता है या नहीं? तुम उसे तलाक क्यों मांगोगी? वो खुद ही तुम्हें तलाक देने वाला है। जो चोट मैंने तुम्हारे और उसके रिश्ते को लगाई है ना, अब कभी तुम लोग साथ नहीं रह सकते। बहुत सारे बदले हैं मेरे अजलान शाह की तरफ। बचपन से लेकर आज तक उसकी पर्सनालिटी की वजह से हमेशा मैं नज़रअंदाज होता चला रहा हूँ, लेकिन अब उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है मैंने। वो खबासत से हंसा था और उसके होंठ फड़फड़ाए। हारून उसकी ओर मुड़ा। ओह कमिन, कितनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम। तुम्हें अब तक पता नहीं चला? तुम्हारी नफरत भरी सारी बातें मैं अजलान तक पहुंचाता रहा। बड़ा खुश था वो तुमसे निकाह करके। बचपन का प्यार जो तुम्हें बचपन से चाहता आ रहा था, और वो तुमसे शादी के बाद भी बड़ा खुश था। लेकिन उसकी किस्मत फूटी कि उसने खुद तुम्हें लाकर यहाँ छोड़ दिया, अपने सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन के सामने। तुम जो कुछ मुझे उसके बारे में कहती रही, मैं सब उसे पहुँचाता रहा। और साड़ी वाली बात भी मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में डाली थी। मुझे पता था तुम बदला लेने के लिए उसके सामने साड़ी जरूर पहनोगी, और देखा, तुमने वही किया। अब बस इंतज़ार करो, 1 या 2 दिन में वो तुम्हें खुद ही तलाक भेज देगा, और उसके बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, वरना मैं पूरे कॉलेज में मशहूर कर दूँगा कि तुम्हारा और मेरा अफेयर है। उसके बाद तुम कहीं भी नहीं रहोगी। ये कहकर वो हानिया की ओर झुकते हुए मकरूह अंदाज में बोल रहा था। हानिया का दिल चाहा कि उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दे, मगर वो ऐसा न कर सकी क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसने खुद अपने पर्दे डाल रखे थे। वो घबराई हुई नज़र से ऑफिस के बंद दरवाजे को देखने लगी। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। सबको पता है कि तुम घंटों घंटों मेरे ऑफिस में बैठी बातें करती रहती हो। उसके हाथ को थामते हुए हारून ने मतलब भरे लहजे में कहा था, और ठीक उसी वक्त जोरदार आवाज़ से उसका दरवाज़ा खुला। हानिया के साथ साथ हारून घबरा कर पलटा था। अजलान। हानिया के होंठ बेख्तियार हिले। वो दरवाजे में ही खड़ा था। गंभीर निगाहें हारून पर टिकी थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हारून एकदम घबराकर खुद को संभालते हुए सीधा हुआ था। अजलान शाह ने नपे तुले कदम उठाए और अंदर दाखिल हुआ। ये बात तो तुम खुद से पूछो। जब हानिया मेरे खिलाफ बात कर रही थी तो तुमने मेरी कॉल लगाई थी। तुम सारी बातें मुझे सुनवाना चाहते थे, मेरा वफादार बनकर। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारे काटने पर कॉल कटी नहीं थी और मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़ा था। मुझे आज हानिया से कुछ बात करनी थी, इसीलिए यहाँ पर आया था, और मैंने सारी बातें सुन ली। शांत अंदाज में कहते हुए वो हानिया के ठीक पास आकर खड़ा हुआ था
और हानिया की जान में जान आई थी, जैसे कोई मजबूत पनाहगाह के साए में आ गई हो, जबकि हारून के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। वे दोनों ही देख चुके थे। अब मुझे समझ आया तुम हमेशा घुमा फिराकर मुझे हानिया की बातें क्यों बताते थे। हानिया तुमसे मेरे खिलाफ बातें शेयर करती, वो मुझसे नफरत करती है। सब तुम मुझे जानबूझकर बताते थे। तुम हमेशा मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते थे ताकि मैं अपनी कंपनी में तुम्हें अच्छी पोस्ट दे दूं। तुम्हारा लालच तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे तुम मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने अजलान शाह से टक्कर ली है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और मेरी बीवी के साथ हैरेसमेंट करने वाले का अंजाम क्या होगा इसका तो तुम्हें खुद भी पता है। ये कहते हुए उसका लहजा मौत जैसा सर्द था। हारून के छक्के छूट गए। नहीं अजलान, ये लड़की झूठी है, इसकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें बताता हूँ। वो अपना स्पष्टीकरण दे रहा था, मगर अजलान पलटकर कमरे से बाहर निकल गया, कहते हुए चलो हानिया। उसने मुड़कर हानिया से कहा था, तो जैसे वो एक नए सिरे से जिंदा हो गई थी। बाहर गाड़ी में उसके सामने बैठते ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। आई एम सॉरी। पहली बार उसने दिल से सॉरी कहा था। अजलान ने एक नज़र उस पर डाली। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे इतनी सारी शिकायतें थीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे तुम्हारी साड़ी पहनने पर कभी कोई आपत्ति नहीं रहती, अगर तुम सिर्फ एक बार मुझे बता देती। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से साड़ी खरीद कर देता। लेकिन मेरे खिलाफ इतनी नफरत क्यों उमड़ी तुम में? तुम्हारे अंदर इतना जहर कैसे आया? मैं मानता हूँ बाबा ने चाचा की जायदाद उन्हें ना देकर गलती की थी, लेकिन अब तो वे सारे कागजात बनवा चुके हैं और कुछ ही दिनों में सारी ज़मीन चाचा के नाम हो जाएगी। इस सब की सज़ा तुमने मुझे क्यों दी? तुमसे निकाह करना मेरी ख्वाहिश थी, बाबा जान की नहीं। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। इसमें दौलत का दिखावा या कोई एहसान नहीं। अजलान और कुछ कहने ही वाला था, मगर वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी थी। मैं कई सालों तक तुम्हारे घर नहीं आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे अनजान या लापरवाह था। सिर्फ बाबा जान की आंखों पर बंधी पट्टी खोलनी थी मुझे। रिश्तेदारों ने उन्हें चाचा जान के खिलाफ भड़का रखा था। धीरे धीरे जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो मैंने तुमसे निकाह की बात की। अस्पताल में तुम्हें पहली बार देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा था, लेकिन तुमने मुझे देखा तक नहीं। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। यहाँ के स्टाफ हर किसी के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, सिर्फ एक हारून नहीं। हारून तुम्हें अपने जाल में उलझाता रहा, तुम्हें जानबूझकर मेरे खिलाफ भड़काता रहा और तुम्हारी की हुई हर बात रिकॉर्ड करके मुझ तक पहुँचा दिया करता था। लेकिन मैं कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेला था, ना ही मैं कोई इनमेच्योर लड़का हूँ कि फ़ौरन उसकी बातों पर गुस्से में आकर रिएक्ट करता। लेकिन मेरे दिल में गुस्सा ज़रूर था कि आखिर तुम मुझसे बात करने के बजाय हर किसी को क्यों बताती हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। अजलान के लहजे में दर्द उतर आया। हानिया को एक बार फिर पछतावे ने घेर लिया। देखो हानिया, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से आज़ाद कर दूंगा। किसी और के कहने पर नहीं, सिर्फ अपनी बीवी की बात पर। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। उसकी ओर मुड़ते हुए अजलान ने गंभीर लहजे में कहा था, और वो सिसक पड़ी कि अजलान मुझे बाकी छोड़ देगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि ये निकाह टूटे, उसने कपकपाते हुए कहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर उतर आया था। अजलान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। बस, और शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल चुका है और मैं वादा करता हूँ बीते हुए बरसों में हमारी फैमिली की तरफ से जितनी भी कोताहियाँ हुई हैं, हम उन सारी कोताहियों का इजराला कर देंगे। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी, वो एक सच्चे जज्बे से कह रहा था। हानिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। जज्बे लुटाती निगाहों में झांकना अब उसके लिए मुश्किल था। बेइच्छा ही वो निगाहें चुराकर बाहर देखने लगी। अच्छा, अब मुस्कुराओ तो सही, इतनी ज़्यादा भूख लगी है। मैं तो आया था कि तुम्हारे साथ बैठकर किसी अच्छी सी जगह पर लंच करूं, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही गड़बड़ है। अब उस हारून की ठुकाई लगाने के लिए भी एक स्पेशल मीटिंग रखना पड़ेगी मुझे। सामान्य से अंदाज में कहते हुए उसने हानिया को देखा और हानिया बेइच्छा हंस पड़ी। क्या करेंगे उसके साथ, उसने पूछा तो अजलान ने कंधे उठाए। ऐसे लोगों को मैं नहीं देखता, मेरा स्टाफ देखता है।
मेरा वक्त तो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। अजलान ने जज्बे लुटाती निगाहों से उसकी ओर देखते हुए गंभीर मुस्कान के साथ कहा, और हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने खूबसूरत साथ पर वो दिल ही दिल में रब का शुक्रगुजार हो रही थी। चाचा जान ठीक हो चुके थे। अजलान के इशारे पर ही उनकी रुखसती रखी गई थी और ठीक 2 हफ्ते बाद वो उसकी दुल्हन बनी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। क्या इस बार तुमने अपने दिल से इकरार किया है? उसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाते हुए अजलान ने मोहब्बत से पूछा। मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हानिया ने जैसे उसे मोहब्बत की सनद थमा दी थी। धीरे से वो उसके नरम होठों पर झुका था और हानिया, जो उसके नरम स्पर्श के लिए खुद को तैयार करने लगी और आंखें मूंद गई। लेकिन अजलान शरारत से मुस्कुराता हुआ उसकी बंद आंखों को देखता हुआ धीरे से उसके होठों के करीब आया था और अगले ही पल एक जोर का कट मार गया। हानिया के होठों से एक सिसकी निकली थी। आप बहुत बुरे हैं, वो अपने होठों को उंगलियों से सहलाते हुए बोली, जबकि अजलान ने खिलखिलाते हुए उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके होठों पर अपने होठों का नरम मरहम रखा था। सांसों का तेज तूफान जो दोनों के सीने में मचल रहा था। वैसे सच बताऊं, तुम उस रेड साड़ी में कयामत से कम नहीं लग रही थी, खास कर तुम्हारी ये नरम धड़कनें। वो धीरे से उसकी नरम धड़कनों को छूता हुआ बोला था और हानिया शर्म से लाल पड़ गई थी। अगले ही पल वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। लेकिन उस दिन तुम्हारी खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही उभर रही थी, लेकिन आज कुछ कम है। वो मदहोश होते हुए एक होंठ दांतों से दबाता हुआ उसकी धड़कनों को हल्के से दबा गया था और हानिया के लबों से एक सिसकी निकली थी। वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने पैडेड ब्रा। उसने जल्दी से अपने होंठ दबाए थे। यानी मुझ पर वार करने के सारे इंतजाम करके गई थी तुम। लेकिन मुझे गवारा नहीं तुम्हारी खूबसूरती को मेरे अलावा कोई और देखे, और इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आया था। वो धीरे से उसे अपनी बाहों में समेटता लाइट्स ऑफ कर गया था। वो उसकी नरम बेली पर अपनी जीभ रखता थोड़ा सा नीचे आया था और हानिया बुरी तरह मचल उठी थी। जिस अजलान शाह से वो नफरत करती थी आज उसकी संगत में बुरी तरह मदहोश हो चुकी थी। सुबह नहाने के लिए कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसकी हैरत की हद न रही। पूरी कबर्ड साड़ियों से भरी पड़ी थी। अजलान, इतनी सारी साड़ियाँ? लेकिन तुम्हें तो साड़ी। मुझे साड़ी पसंद है, लेकिन एक सभ्य अंदाज में। तुम फ्रेश होकर आओ, आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से साड़ी पहनाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए नहाने चली गई थी और फिर उसके नरम वजूद पर शरारतें करते हुए अजलान ने बहुत ही प्यार से उसे साड़ी पहनाई थी और शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था। वाकई उसने बहुत ही अच्छे ढंग से उसे साड़ी पहनाई थी और इस स्टाइल पर वो खुद भी फिदा हो गई थी। और बाकी अजलान ने अपना कहा सच कर दिखाया। जितना भी महमूद साहब के हिस्से की ज़मीन जायदाद थी उनके नाम कर दी गई थी और अजलान ने उन्हें दामाद नहीं उनका बेटा बनकर दिखाया। हानिया का इस कदर ख्याल रखता कि हानिया को अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी।